स्वागत कर। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में एक 2 मिनट में यहाँ पर आ, कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमारा एनजीओ पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर रहा है। और हमारा मुख्य जो प्रिंसिपल है महात्मा गांधी जी का, गो टू विलेजेस, देहात के तरफ चलो। और दूसरा स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का, शिव भावे जीव सेवा। इस तत्व से हमारा एनजीओ काम कर रहा है। हमारा जो मुख्य कार्य है, एजुकेशन, एनवायरमेंट, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड हेल्थ, ऐसे अलग अलग सेक्टर में हम पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से अभी महाराष्ट्र के बाहर भी हमारा काम शुरू है। हमारे एनजीओ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो यहाँ पर शेयर करना चाहूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजन ही। जब कोरोना समय में हमारा सारा फिजिकल एक्टिविटी बंद था, तब हमारे एनजीओ ने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू कर। तो अगस्त 2020 में हमने रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक योगिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि किसानों को इससे फायदा मिल सके कि कैसे खेती करनी चाहिए। इसके अलावा उस समय बहुत सारे लोग जो है स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे थे, मोबाइल हो, टीवी हो या फिर कंप्यूटर का। तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए, उनके बच्चों के लिए वर्कशॉप लिए ऑनलाइन फॉर्म में। और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारा हमें रिस्पांस मिला। इसके अलावा मिलेट्स फार्मिंग को हमारे सभी के पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इसके अलावा विश्व शांति, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने अलग अलग वक्ताओं को बुलाया और उनका जो भी अनुभव है लोगों के साथ साझा किया। और ये सब चल रहा था तभी
हमारे एनजीओ के सारे डायरेक्टर्स ने तय किया कि हम इसके अलावा कुछ अलग कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई प्रोग्राम कि जिसमें संवाद हो सके। तो बहुत चर्चा करने के बाद हमारे प्रमुख जो मेंटर है भावनाताई विस्तृत है, उनके साथ बातचीत करके हमने 15 अगस्त 2022 को, जब हमारे भारत का अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन से संवाद सारथी वेबिनार सीरीज की शुरुआत की। इसका मकसद यही है कि जो भी विकलांग डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको इनवाइट करके उनके बारे में उनका जर्नी सुनना। और क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जो भी डिफरेंटली एबल व्यक्ति हैं उनको उनके लाइफ में रोज ही बहुत सारे डिफिकल्टी रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, तो उसके ऊपर वो कैसे क्या अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी कमियां ढूंढ के उसके ऊपर कैसे क्या वो आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है उसे बैलेंस कर कैसे करते हैं। और ये सारा काम करने के लिए एजुकेशन हो, उनका करियर हो, उनका जो भी समाज के साथ लगाव है, एनी उनका रिलेशन है, तो उसके लिए वो खुद को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये सब सुनने के लिए। और ये सब करने के वक्त उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये सारा इंस्पायरेशन कहाँ से मिलता है, ये सब उनसे सुनने के लिए हमने इस वेबिनार सीरीज की शुरुआत की। मुझे खुशी होती है बताने में कि महाराष्ट्र राज्य के 36 में से 30 जिलों के महानुभाव यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक, न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, ऐसे राज्यों से भी महानुभाव जुड़े। और जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका उनके क्षेत्र में वो मास्टर ब्लास्टर है। और उनके साथ जब बातचीत होती है, उनसे संवाद होता है, तो हमें हर बार उनसे नई चीज सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे एनजीओ को ये ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, ये सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए हमें बहुत खुशी होती है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे वक्ता तो रोहित मैम इनका परिचय करने के लिए सारिका मैम को रिक्वेस्ट करता सभी को नमस्कार। संकल्प फाउंडेशन सामनेर द्वारा आयोजित संवाद सारथी इस वेब संवाद सत्र के पुष्प 156वें सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वेब पुष्प के अवसर पर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू और कश्मीर राज्य के कुलगाम जिले की निवासी माननीय रोही जान मैडम। मैडम ने अपनी विकलांगता को मात देकर शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह अभी कश्मीर विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने यूजीसी, नेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल की है। उन्हें पढ़ना, लिखना, खाना बनाना तथा गायन में विशेष रुचि है। इसके अलावा उन्हें क्रिकेट देखना भी काफी पसंद है। ऐसे हमारी आज की विशेष अतिथि माननीय रोही मैडम हमारे साथ आज अंधकार से प्रकाश की ओर इस विषय पर अपने जीवन के अनुभवों को साझा करेगी। आइए हम भी संकल्प फाउंडेशन की इस वेब संचार पहल में हिस्सा ले और बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें। अब अधिक समय न लेते हुए मैं आगे की कड़ी विशाल सर को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सारिका मैम। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रोही मैम आपका, और आपको विनती करता हूँ कि आपका जीवन परिचय, आपका जो भी लाइफ जर्नी हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें और यहाँ पर जो भी लाइव देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे दिखेंगे, वो सारे लोगों को इससे एक जरूर प्रेरणा मिले। बहुत बहुत स्वागत है रोहित मैम। आप आपका जो भी टॉक है वो शुरू कीजिए। मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग एंड नमस्कार।
और अगर कोई मुस्लिम हमें देख रहा है तो उसके लिए सलाम। जैसे कि सर ने या मैम ने मुझे आपके बारे में, मतलब मेरे बारे में आप लोगों को बताया है। मैं रूही जान, जम्मू एंड कश्मीर से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे गांव से जिसको हाजन कहते हैं। और मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेरी जो स्कूलिंग, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन, वो हमारे गांव में एक छोटे से स्कूल में, जिनको डिसेबिलिटी के बारे में या फिर डिफरेंटली एबल्ड या फिर आप स्पेशली एबल्ड, जो भी आप लोग टर्म यूज करते होंगे, इस बारे में जीरो नॉलेज थी। उनको नहीं पता था कि हम स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ाए, इनको किस एंगल से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी में आगे जाके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। मेरी मम्मी ने मेरी एजुकेशन के लिए पहल की। जब मैं 4 इयर्स की थी, उन्होंने मुझे किसी इसी स्कूल में, उसका नाम है न्यू होली फेथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें, वो एक प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें मम्मी ने मुझे ले लिया एडमिशन के लिए। तो बट वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, वो अवेयर नहीं थी इस रिलेटेड कि वो हमें शिक्षा दे सके। तो उन्होंने इनको बोला कि अगर हम इसको लेंगे, हम इसको कैसे पढ़ाएंगे, हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है या ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है कि हमें इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी स्पेशल स्कूल नहीं था ताकि वो मुझे स्कूल, किसी स्पेशल स्कूल में दाखिला दिलवा सके। तो फिर मम्मी ने जैसे कि हाथ जोड़ के विनती करके उनको बोला कि आप सिर्फ इसको स्कूल आने दो, भले ही आप इसको क्लासेस की अपग्रेडेशन ना दे, कम से कम ये अवेयर हो जाएगी कि ABCD या फिर 1 2, या फिर जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज में एलिबा ऐसे आता है, तो कम से कम ये सीखे सीखे इन सब चीजों के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं उनके जो, जैसे कि वो पढ़ाते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल एंड ऑल, जो भी मतलब तब का ये रहा था, जैसे कि छोटे बच्चों को जो स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, उन्होंने भी वही सेम चीज मेरे साथ की। तो उन्होंने क्या कहा कि देखा कि मैं उनके बोलने का मतलब मैं उनके वर्ड्स को सुन रही हूँ और फिर उसको मेमोराइज भी कर रही हूँ। तब उनको लगा कि हमें इसको पढ़ाना चाहिए, इन बच्चों के साथ साथ इन इसको भी पढ़ाना चाहिए। तो फिर मुझे धीरे धीरे करके क्लासेस की अपग्रेडेशन हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मानना है कि जब मैं 8वीं कक्षा तक आ गई, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है। मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे सब लोग हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा था जो यही चीज से फेस कर रहा था। उसके बाद जो मेरा ब्रदर है, ही इज आल्सो डीलिंग विद दिस सिचुएशन। तो मुझे लग रहा था कि सब हमारे जैसे ही हैं। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में आई, हमारे 8वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, JK बोपी, JK बॉस, JK बॉस के जब एग्जाम्स मेरे साथ मुझे देने थे, तो मुझे स्क्राइब का यूज करना था। जब हमें बोला गया कि आप फॉर्म्स फिल करो 8वीं कक्षा के, फिर मैंने क्या किया कि मुझे उन्होंने बोला कि आप मत जाओ, बाकी बच्चों को उन्होंने भेजा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है, इसलिए इन्होंने बाकी बच्चों को भेजा फॉर्म फिलअप करने के लिए और मुझे इन्होंने नहीं कहा। मैंने पूरा दिन रोया। फिर मैं घर गई, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसी बात है क्या, मैं कुछ डिफरेंट हूं इन पर्सन से। तब मम्मी ने मुझे समझाया कि असल में सिचुएशन क्या है। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने हमारी हेल्प की और उन्होंने हमें स्क्राइब प्रोवाइड करवाया। स्क्राइब जब मुझे प्रोवाइड हुआ, उसके बाद मैंने 8वीं का एग्जाम दिया। फिर उसके बाद असल लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं एक पर्सन को, वो मुझे स्टार्ट हुए। जैसे कि 9th, फिर उसके बाद हमारा 10th का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, 12th का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। रिकॉर्डिंग जैसे फोन, हमारे पास तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि अवेयर ही नहीं थे कि ऐसे कोई स्क्रीन रीडर्स है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर
जिसे हम ब्रेल कहेंगे, जिसे हम ब्रेल कहते हैं, वो भी इनफैक्ट मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी कोई चीज है जिससे हम लिख और पढ़ सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जब मैंने 10th का एग्जाम दिया, बड़े चैलेंजेस के साथ, इसमें भी स्क्राइब प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट हुई। फिर 11th में जब मैं आई तो मेरे घर में बोला कि मैं नहीं पढ़ सकती ऐसे सुन सुन के लोगों को। मैं जाती थी लोगों के पास कि आप मुझे पढ़ो, मैं सुनूंगी आपको, फिर मैं याद करूंगी। तो लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो मुझे हेल्प करते थे पढ़ने में, मतलब वो पढ़ते थे, मैं सुनती थी, बट फॉर टाइम बिंग उनको फिर क्या होता था, मुश्किल हो जाती थी कि हम इसको क्यों सुनेंगे, हाँ ये क्यों पढ़ेगी एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या हुआ कि 11th में मेरा जब फर्स्ट एग्जाम आया, हमें 2 टर्म्स में एग्जाम होते थे 11th में तब। तो मैंने एक एग्जाम दिया बड़ी मुश्किल से, दूसरा देना था, तो मैं घर में बोल रही हूँ कि मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे इस एग्जाम को दूंगी। फिर जब मैं सोई, दिस इज बिग फैक्ट, जब मैं रात में सोई मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में मुझे मोबाइल फोन दिखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर में बोला कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए जिसको रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग ऑप्शन हो। फिर मैं अपनी कजन्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के पास जाकर रिकॉर्डिंग करवाती थी फोन में, और उसी रिकॉर्डिंग को सुन सुन के मैंने 11th का लास्ट एग्जाम, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर, बीआई के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल, हमारा ईयरली होता था तब। उसके बाद मैंने बीए कंप्लीट किया उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुन सुन के। फिर मेरा एडमिशन हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स, मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस के थ्रू मैं यहाँ सिलेक्ट हो गई। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था कि आप इतनी सारी रिकॉर्डिंग सुन के यहाँ के एग्जाम्स दे सकते थे। फिर क्या हुआ कि मेरा पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मेरा जो ब्रदर है उसका कनेक्शन हो गया। तो किसी ने उसको ABBY फाइन रीडर के बारे में बोला। बोला कि आप एक सिस्टम लेके आओ, लैपटॉप, उसमें आप NVDA इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप एक स्कैनर लेके आओ, और फिर अपने लैपटॉप में ABBY फाइन रीडर जो है उसको इंस्टॉल करके आप बुक्स को स्कैन कर सकते हैं। मेरे ब्रदर ने पहले 4 मंथ का कोर्स किया, आई थिंक NIVH ये दिल्ली में। दिल्ली में कोई सेंटर है, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली, कंप्यूटर की 4 मंथ्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग। उसके बाद उसने वहां से आके मुझे भी सिखाया कि कैसे हम लैपटॉप को यूज कर सकते हैं विथ स्क्रीन रीडर्स। फिर 2016 में जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, देन मैंने फिर ABBY फाइन रीडर के थ्रू यहाँ के बुक्स, जो मास्टर्स में हमें बुक्स मिलती है थी, रीडिंग्स मिलती थी, वो मैं स्कैन करती थी थ्रू ABBY फाइन रीडर। और ये सिलसिला चलता गया 2019 तक, जब तक मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अब मैं स्पेशल बीएड करूंगी, क्योंकि ये जो बीएड, स्पेशल बीएड है, दिस इज मेंट फॉर अस। सो हमें चाहिए कि हमें भी इसमें मतलब इस स्पेशल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि हम कल को सोसाइटी को इन पर्सन्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि हमने जो चैलेंजेस खुद फेस किए होते हैं, उन चैलेंजेस को समझने के लिए और फिर इन पर्सन्स को ट्रेंड करने के लिए हमें खुद भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो भी के थ्रू हमारा यहाँ वो एंट्रेंस होता था। तो उन्होंने मेरे मुझे अपना जो, जब मैं उनके पास स्क्राइब के लिए गई, उन्होंने ऑफिस का जो टी मेकर जो उनका था ऑफिस का, उसको मुझे स्क्राइब दिया, और जिसे ABCD भी पढ़नी नहीं आती थी। तो उसके बाद वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। तो उस इंसिडेंट को मैं कभी भूल ही नहीं पाती, और इनफैक्ट मुझे बहुत रोना आता है उस चीज को याद करते हुए, क्योंकि मेरा बहुत मन था स्पेशल बीएड करने के लिए। तब मुझे नहीं पता था कि देहरादून में ऐसे कुछ होता है, मतलब क्योंकि मैंने बोला आपको कि मैं ज्यादा कनेक्टेड नहीं रही हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, इनफैक्ट मुझे लोग भी नहीं मिले थे इसके कम्युनिटी से। फिर क्या हुआ कि फिर मेरा 2020 में जब कोविड आया, मैंने प्रेपरेशन की नेट की, मेरा नेट हुआ 2020 में। फिर मेरा एडमिशन हुआ JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, PhD के लिए, 2021, बट एंडिंग मंथ, दिसंबर 2021।
फिर हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए 2022 जनवरी से जेएनयू में। तब से अब तक मेरा पीएचडी चल ही रहा है। अभी मेरा पीएचडी सबमिट नहीं हुआ। और दिस ईयर अप्रैल में मेरी मैं अपॉइंट हो गई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। मेरा नेट भी है, मेरा जीआरएफ भी है। मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 पेपर्स पब्लिश किए हैं, बट नॉट ओनली इन डिसेबिलिटी फील्ड बट आल्सो इन अदर फील्ड्स। और मेरा जो चैलेंज मतलब जो लाइफ का ना जो रिवाइविंग या जिसे कहेंगे कि एक मतलब एक ऐसा चेंज मेरे लाइफ में जो जेएनयू से मुझे मिला। जैसे कि जेएनयू में इंक्लूसिव एजुकेशन देखी जा सकती है। आप लोगों को उस बारे में पता होगा कि एक्सेसिबल इन कैंपस है वो। वहाँ के टीचर जो है वो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वहाँ की लाइब्रेरी में हमारे लिए एक्सेसिबल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे भी हमें स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है वो हमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिलती है। चाहे हम रिलेटेड टू अपने सब्जेक्ट या फिर किसी और जैसे आर्टिकल्स वगैरह हमें पढ़ने होंगे तो वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जीरो से मैंने फिर स्टार्ट किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जब मुझे वहाँ की लाइब्रेरी का एक्सेस मिला तब मैंने एबीपी फाइन रीडर वगैरह जो भी टूल्स मैंने उससे पहले यूज किए थे वो मैंने यहीं पे छोड़े थे, मतलब घर पे ही। फिर मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके पता चला कि हम जे स्टोर, वेब ऑफ साइंस या फिर बहुत ऐसे बहुत ऐसे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम पढ़ और लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना पीएचडी थीसिस जो वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई एम एट द एंड चैप्टर। मेरा आखिरी चैप्टर चल रहा है उसका। तो उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी मेरा आर्टिकल है। डिसेबिलिटी राइट्स पे भी मेरा कुछ आर्टिकल है। मेरा इस पे क्या बोलते हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज पे कुछ आर्टिकल्स है। सो मैंने जब ये फॉर्म डाला यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी का तो कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे सिलेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पे सीट्स नहीं थी अवेलेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। लेकिन जब इसमें फॉर्म ज्यादा आ गए तो इन्होंने बोला कि एक सीट हम कम से कम क्रिएट कर सकते हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा 25 मिनट्स का ऑलमोस्ट इंटरव्यू चला है। और मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए रिलेटेड माय थीसिस, रिलेटेड माय मास्टर्स, जो मास्टर्स इन एजुकेशन जो भी उसमें उसके रिलेटेड, मेथोडोलॉजी के रिलेटेड। सो मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा और मुझे मौका मिला इस यूनिवर्सिटी में आने का। और मेरा जो मास्टर्स है वो भी इसी यूनिवर्सिटी से है। और जिन प्रोफेसर्स के साथ मैं आज काम कर रही हूँ वो सारे प्रोफेसर्स मेरे टीचर्स हैं। उस दौर में वो मुझे नहीं जानते थे मास्टर्स में, क्योंकि यहाँ टीचर इंटरेक्शन बहुत कम थी। उनको नहीं पता था कि हमारे क्लास में एक ऐसी डिजेबल गर्ल है जिसे हमारी ज़रूरत है या फिर हमारे एक्सेसिबल पीडीएफ फाइल्स की नीड है। वो चीज नहीं थी, बट अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज का। हर टाइम बोल रहे हैं कि काश हमें उस टाइम पता होता, हम आपकी बहुत हेल्प कर दे। लेकिन अभी भी बहुत लैक है यहाँ इंक्लूसिविटी की हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ड्यू टू एक तो फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, दूसरा जो कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं तो उसकी वजह से अभी हमारी यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरीके से इंक्लूसिव नहीं हो रही है। दैट्स वाई कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स है, वो फेस बहुत ज्यादा बैरियर कर रहे हैं। मैंने सोसाइटी में एटीट्यूडनल बैरियर फेस किया है। मुझे लोग बोलते थे कि ये क्या करेगी, ये कैसे पढ़ेगी, इसका पढ़ना किसी काम का नहीं है। कुछ पर्सन ऐसे भी बोल रहे थे कि आप अपने पैसों का जो मेरे मतलब यू आर माई मेरे पापा को बोला जाता था कि यू आर वेस्टिंग योर मनी, आप पैसा जाया कर रहे हो इन बच्चों को पढ़ाने में। बट एट द एंड मैं यही कहूंगी कि जो मैंने हासिल किया है, मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल स्टेजेस को फेस करके मैं यहाँ पहुंची हूँ।
मेरी लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत सारे लोगों का रहा है, एक ही पर्सन का हम नहीं कहेंगे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरा ब्रदर जो है उसका, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे कजन्स का, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोगों का रोल रहा है। बट उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए मुझे इन पर्सन्स की जरूरत हर बार पड़ती थी। इनफैक्ट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ ही रहती है, अगर मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती है। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि मुझे आंखों की प्रॉब्लम है, तो मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है जो चीजें मैं नहीं देख सकती। बट अब अगर मैं हाथों से, अगर मुझे कोई वो चीज हाथ में देगा तो मैं हाथों से उसको छू करके उसको समझ सकती हूँ। अगर मुझे इस उस चीज को कोई एक्सप्लेन करे कि ये कोई चीज है, इसका कलर ऐसा है, बट मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, मैं उसको समझ सकती हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसका फेस कैसा, इसका यूज कैसे हो सकता है। तो इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इन सब चीजों में। जैसे मैं कहूंगी ना, जब डार्कनेस टू लाइट, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं कश्मीर में थी ना, स्कूलिंग मेरी जब हो रही थी, मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली है, ना ही टीचर्स से या ना ही अपने क्लासमेट्स से। मैं हमेशा अलग रहती थी, अलोन रहती थी। मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थी जो मुझे अपने साथ खेलने लेके जाती थी ताकि इसको कोई आइसोलेशन फील ना हो। लेकिन वो आइसोलेशन जो है ना वो हमेशा रही है, क्योंकि इंसान वो चीज नहीं कर पा रहा था जो चीज बाकी लोग कर रहे थे या फिर जो आंखों के देखने से इंसान करता है। लेकिन उन चैलेंजेस को हराने में इंसान की हिम्मत जब तक नहीं, खुद मतलब जब तक इंसान हिम्मत नहीं रखेगा, मोटिवेट खुद को नहीं रखेगा, सबसे पहले अपनी डिसेबिलिटी को खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो हारता रहेगा। अगर जब जिस दिन उसने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, लोगों के सामने बोला कि दैट आई हैव दीज काइंड ऑफ लिमिटेशंस, तो वो ही इंसान कामयाब है हर एक जगह पे। मुझे लोगों ने बहुत कुछ टॉन्ट किया, बहुत कुछ बोला, मेरी डिसेबिलिटी के रिलेटेड मुझे कनेक्ट करते थे किसी ना किसी चीज से, लेकिन मुझे उस चीज का कभी भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं सोचती थी ठीक है, मैं हूं ऐसी, अगर मैं ऐसी नहीं होती तो इनको बात करने का मौका नहीं मिलता, और मैं हूं इसलिए ये लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। दूसरा ये है कि जितने भी चैलेंजेस आएंगी लाइफ में, एक वुमन विद डिसेबिलिटीज को हमेशा उन चैलेंजेस को हराने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना है किसी भी हाल में, और अपने पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बनना है। अगर आप वीक हो जाओगे तो आपके पेरेंट्स जो है आपसे पहले वीक हो जाते हैं। मेरा मोटिवेटिव पावर जो था, मेरी जो इंस्पायरेशन था वो मेरा अपना ब्रदर ही था। और मेरा था जैसे कि आप लोग जानते होंगे जावेद अहमद टाक, उनसे मेरी मुलाकात हुई है 2016 में ही, जब मैं यहाँ पे आई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो कोई प्रोग्राम हो रहा था, तब मैंने जावेद अहमद टाक और मोहम्मद सुल्तान को देखा था। उन दो पर्सन्स को देखते देखते मैंने अपने स्ट्रेंथ बनाई, या मतलब उन तीन पर्सन्स को, मेरे ब्रदर जावेद अहमद टाक एंड मोहम्मद सुल्तान। तो जब भी मैं परेशान होती थी मैं उनके वीडियोस देखा करती थी। जब भी मुझे कोई चैलेंज आता था, जैसे जेएनयू में मुझे बहुत सारा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला, बट कभी कभार कभार ऐसे लगता था कि मैं इन पर्सन्स के साथ कैसे compete करूंगी, क्योंकि ये मेरे से बहुत डेवलप्ड फेज में है, मैं अंडर डेवलपमेंट हूँ, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। कैसे आर्टिकल्स रीड करते हैं, कैसे बुक्स रीड करते हैं, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे फिर हम उन नोट्स को अपने थीसिस में ऐड करते हैं, कैसे एक थीसिस क्रिएट होगी, वो सब चीज सोचते सोचते मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। बट मेरा सुपरवाइजर डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, उसने मुझे एक बाप की तरह, एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह संभाला हर स्टेज पे,
हर जगह पे उन्होंने मुझे गाइड किया, जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ी। जिंदगी में अगर मैंने टफ टाइम भी देखा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पर्सन्स की वजह से मैंने लाइफ में अच्छा वक्त भी देखा है। और इनफैक्ट ये जो अभी मेरा वक्त चल रहा है, ये उन चैलेंजेस के बदले में मुझे मिला है। जो जो चीजें मैंने फेस की है, जो जो चीजें लोगों ने मुझे कही है, या लोगों का एटीट्यूड कहेंगे, या लोगों की बातें कहेंगे, या फिर अभी भी जैसे लोग इग्नोरेंस करते हैं, लोग साइड से निकलते हैं, और साइड से निकलने के बाद उनको ये एहसास नहीं होता है कि अगर ये पर्सन जा रहा है, शी इज सफरिंग विथ समथिंग। सो अगर हम इसको थोड़ी सी बात कहेंगे कि आप बेटा कैसे हो, या फिर कहाँ जा रहे हो, आप ठीक तो हो ना, कुछ वर्ड्स बोले, बट उन लोगों की वजह से आज भी हम लोग बहुत परेशान, या फिर आप समझो कि कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता है अंदर से। बट अभी मेरे कोलीग्स जो मुझे हैं, वो सारे मेरे टीचर्स रहे हैं। कुछ पर्सन्स का बिहेवियर जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो मुझे फील ही नहीं करवाते हैं कि मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ, या फिर मेरे अंदर कुछ कमी है, जिस कमी की वजह से वो लोग मुझे साइड लाइन करते। बट वो लोग मेरे सर पे हमेशा हाथ रखते हैं, और हमेशा यही कहते हैं कि जो भी चैलेंज आपको आए, हमें आप बोलना। अगर आपको कहीं पे भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़े क्लास प्रिपेयर करने में, हमें आप बताना, क्लास प्रेजेंट करने में, जो भी चीजें आपको होनी चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट कुछ पर्सन ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये कैसे कर पाएगी, इसके अंदर तो ऐसी चीजें हैं, ये कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकती है, ये कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकती है। तो कुछ पर्सन्स आपको मोटिवेट करने के लिए मिल रहे हैं, कुछ पर्सन्स आपको डिमोटिवेट करने के लिए मिल रहे हैं, कुछ पर्सन्स आपके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार करते हैं आपके लिए, और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो उस अच्छे रास्ते में आपके लिए कांटे बिछाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें क्या चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उन सब चीजों को, उन कांटों को साइड लाइन करके अपनी एक अच्छा सा रास्ता तैयार करना। और जब कल को उसी रास्ते से कोई और पर्सन विद डिसेबिलिटी गुजरे, तो उसे किसी कांटे का सामना ना करना पड़े, कम से कम कांटे उसे नजर आए। एक मिसाल हमें सोसाइटी में कायम करनी चाहिए, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो हमेशा डिग्निटी के साथ जी सके, रेस्पेक्ट के साथ जी सके, और उनको इंक्लूड करें हम हर एक जगह पे, चाहे डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, सेमिनार्स हो, वेबिनार्स हो, और चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो स्टेज पे आए, अपने आप को प्रेजेंट करें। तभी सोसाइटी को पता चलेगा कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सोसाइटी में। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे फेसबुक पे जब मेरा वीडियोस वायरल हुए थे, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सीट पे आई थी, मैं अपॉइंट हुई थी। तो मुझे कुछ पर्सन्स ने कमेंट किया था कि अगर ये पर्सन विथ विजन इम्पेयरमेंट है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो क्लासेस, ये कैसे क्लासेस देगी, ये कैसे स्टूडेंट्स को, ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगी सोसाइटी को। तो ऐसे पर्सन्स भी आपको लाइफ में मिलेंगे, लेकिन हमें उन पर्सन्स को दिखाना है जब हम कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी सोसाइटी के में रहने वाले लोगों को पता चलेगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है वो भी वो चीजें कर सकते हैं जो चीज एक सो कॉल्ड एबल पर्सन कर सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लिमिटेशंस है उसके पास। लेकिन अगर वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2 बार 3 बार कोशिश करे, वो हमेशा उस चीज को हासिल कर सकता है। सिर्फ उसके पास मोटिवेशन होना चाहिए, जो एक सो कॉल्ड एबल पर्सन कर सकता है। आप एक बार एक पर्सन विथ ये विदाउट डिसेबिलिटीज, आप किसी भी एक पर्सन से मिलो,
जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी विदाउट डिसेबिलिटी होगा, फिर उसके आंखों पे एक बार ऐसे पट्टी बांध दो और उसे बोलो आप चलने के लिए, उसके मोबाइल हाथ में वाइट केन दे के उसे बोलो चलने के लिए। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वो चलेगा, नो डाउट, लेकिन वो डर डर के चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टिक उठा के चल देते हैं, चाहे सामने टकरा जाए, चाहे किसी चीज से भी टकरा जाए, जब तक वो अपना रास्ता नहीं ढूंढता तब तक वो नहीं बैठता है। बट अगर हम इसी एंगल से इस विदाउट डिसेबल पर्सन को देखेंगे, वो 2 मिनट के बाद ही आपसे कहेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये होती है इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज, हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है, हम हर एक चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हिम्मत हारी तो हम फिर कोई भी चीज नहीं कर सकते। मैं चाहती तो मैं 8th में ही अपना जो एजुकेशन है वो क्विट कर सकती थी। जब मेरे पास ऐसे चैलेंज आया था कि आप एग्जाम नहीं दो, आपके पास हमारे पास ऐसा कोई ये टूल ही नहीं है कि जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सको, हमारे प्रोविजंस में नहीं है कि हम स्क्राइब वगैरह प्रोवाइड कर सके। बट मैंने क्या किया, मैंने लड़ा उस चीज के लिए। मैं कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, तो फिर फाइनली मुझे वहां से एक हेल्प मिली जिसके थ्रू मैंने 8th का एग्जाम दिया। वैसे ही 10th में सेम सिचुएशन हुई कि कैसे मतलब स्क्राइब देना, इनको लग रहा था कि अगर हम इसको स्क्राइब देंगे तो ये सारा जो जो भी लिखेगा, जो भी कुछ लिखेगा तो वो वही लिखेगा। इनके अंदर ऐसे मिथ्स है, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो 12th में भी यही सेम वही सेम सिचुएशन मैंने फेस की टिल जब तक मेरा बीए मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक एक पर्सन में डिसेबिलिटी खुद मोटिवेट नहीं हो कुछ करने के लिए, तब तक उसे फोर्स कोई नहीं कर सकता। जब तक आपके पास आप खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तब तक आपको कोई भी जो भी चैलेंज आपको आएगा वो आपको एक हर्डल की तरह लगेगा। अगर आप एक्सेप्ट करोगे कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, फिर आपके पास कोई भी चैलेंज आए, आप ये सोचोगे ठीक है मेरे पास है लिमिटेशन, मेरे पास है ये प्रॉब्लम और मुझे डील करना है इन चैलेंजेस के साथ। एक तो आपको खुद करना है एक्सेप्ट, दूसरा आपको अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाना है, बस ये 2 चीजें करनी है। ये 2 चीजें हुई तो आप समझो आप लाइफ में हमेशा कामयाब हो। कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, आप कभी भी इन सब चीजों से नहीं डरेंगे जब आपके अंदर डिसेबिलिटी की एक्सेप्टेंस आ जाए। मुझे लगता है कि मेरे पास शायद इतना ही कहने के लिए है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो या फिर मुझे इसके अलावा कुछ और बोलना चाहिए तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करें। बहुत बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है रोही मैम, और आपका लाइफ जर्नी भी। आ, ये पूरा सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल है कि ये पूरे लाइफ जर्नी में व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? सबसे बड़ी खुशी की बात कौन सी है कि जो आप भूल नहीं सकते? सबसे बड़ी खुशी की बात, एक तो जेएनयू में एडमिशन होना और फिर वहां के पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ मिल के और जुल के रहना, और मेरे सुपरवाइजर का वो गाइड करना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरी पेरेंट्स की जो चाहत थी, जो वो चाहते थे मेरे लिए, और जो उन्होंने ड्रीम देखा था, उस ड्रीम को फुलफिल होते हुए, जैसे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होना, जिस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये न्यूज सुनी और उन्होंने जो खुशी मनाई, वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो रोही जी, इसके अपोजिट व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि जो बहुत दर्दनाक था कि आप भूल नहीं सकते हो? नॉट अबाउट योर बॉडी पेन एंड अदर डिफिकल्टीज, बट योर इंटरनल पेन की जो लोगों के साथ बिहेवियर, अबाउट बिहेवियर बाय द पीपल्स। ऐसा कौन सा मोमेंट है कि जो आप भूल नहीं सकते हो जैसे मैं कि आपको बोली थी कि हाँ। बोपी में मैंने जब स्पेशल एजुकेशन के लिए फॉर्म डाला था, या मैंने जब वो एंट्रेंस
रेफरेंस देना चाहा, उन्होंने जो मुझे वो टीम मेकर प्रोवाइड किया उस मोमेंट को, और उस टीम मेकर को लेके भी मैंने अच्छे पॉइंट्स का मतलब ना अच्छे पॉइंट्स गेन किए थे, फिर भी उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया। वो मेरे लिए वो मोमेंट मेरे लिए बहुत पेनफुल है। और इनफैक्ट जब भी मैं उस चीज को याद करती हूँ, वो कहते हैं ना कि अंदर से मैं हिल जाती हूँ और मुझे अंदर से प्रॉब्लम होती है। उस चीज को याद करते हुए मेरे आंखों में हमेशा उस चीज को, उस मोमेंट को याद करने से बहुत हमेशा आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो मैं कभी भी नहीं भूल पाती हूँ। वो मेरे लिए सबसे दर्दनाक टाइम रहा है तब, या तो एट्थ में स्क्राइब या फिर बोपी में स्क्राइब। ये दो चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़े रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हर बार हमें खुद से विथ अवर इनर कैपेबिलिटीज हमें सिद्ध करना है, हर क्षेत्र में, हर पड़ाव में। तो आपने ये सब करते हुए जो कुछ मेंटेन रखा है, तो ये सारा एनर्जी, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट एनर्जी, कि आप ये कैसे कर पाते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। मैं इसे ही बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला ना, जब आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेप्ट खुद करेगा कि उसको वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और उस अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाएगा, फिर चाहे लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भी आप करना चाहोगे आपको फिर वो चैलेंज नहीं लगते, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ लिमिटेशंस है। मैं बोल रही हूँ कुछ, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेशंस नहीं है। मैं इसको डिसेबिलिटीज भी नहीं कहूंगी। डिसेबल वो होता है जो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इसको कहूंगी। ना ही मैं इसको डिफरेंटली एबल कहती हूँ, और ना ही मैं इसको पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ना ही मैं पर्सन विद स्पेशलिटी। जब भी मेरे से कोई इस बारे में कोई बात करता है, मैं उसको बोलती हूँ पर्सन विथ सम लिमिटेशंस, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। बट उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमारे वो लिमिटेशंस हमारी टेक्नोलॉजी फुलफिल करती है। दैट मीन्स वी हैव सम लिमिटेशंस बट वी हैव सॉल्यूशन विद दैट लिमिटेशंस, दैट इज आवर टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। वही मैं बोल रही हूँ कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्सेप्ट करेंगे, खुद आइडेंटिफाई एक्सेप्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाएंगे, अपने जो उसके साथ फ्रेंड रहता है उसको वो एक्सेप्ट करेगा कि ये चीजें हैं, फिर लोग कुछ भी बोलते रहे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है, फिर आपके कानों पे पर्दा पड़ता है, लोगों के बोलने का से कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है फिर इंसान को। जिस दिन मैंने खुद एक्सेप्ट किया है ना इस डिसेबिलिटी को, और मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज एक्सेप्ट करवाई, तब से मुझे किसी भी ना ही सोसाइटल एटीट्यूड से फर्क पड़ा है, ना ही मुझे जितने भी फेजेस का सामना करना पड़ा उसको मैंने कभी फिर प्रॉब्लमेटिक लिया ही नहीं। बट दिस इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिफी, ये एक्सेप्टेंस ऑफ योर डिसेबिलिटी, माई डिसेबिलिटी, सॉरी। मैम, और एक सवाल, व्हाट अबाउट जब एज अ प्रोफेसर आप पढ़ाते हो, तो वो कैसे क्या आप मैनेज कर लेते हो, हाउ यू मैनेज? जैसे कि मैं उनके लिए पीपीटीज रेडी करती हूँ और उनको पीपीटीज के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ। दूसरा, उनको डिक्टेट करती हूँ। जैसे कि पीपीटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, मैं फिर उनको डिक्टेट करती हूँ, वो लिखते हैं। पहले पहले क्या होता था कि मुझे मुझे लगा था कि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद मुझे स्टूडेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं पहले दिन क्लास में गई, फर्स्ट क्लास जब मेरा रहा, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग पहले मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। जब तक आप लोग मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करोगे तब तक आप रूही मैम को नहीं समझोगे, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोस सोशल मीडिया पे देखे थे। तो वो लोग मुझे पहले से ही वीडियोस के थ्रू जानते थे, तो उनको पता था कि हमारी मैम के पास कुछ सम लिमिटेशंस है। मैंने उनके साथ क्या किया, मैंने फ्रेंडशिप की। आपको मैं बता दूं, 72 स्टूडेंट्स हैं हमारे एक क्लास में, एमए फर्स्ट में। तो सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करना भी तो पॉसिबल नहीं था। हर एक पर्सन का अलग अलग नेचर होता है। लेकिन मैंने सबके साथ फ्रेंडली माहौल क्या कहते हैं, डेवलप किया। क्लासरूम में मैं जब भी जाती हूँ, पहले उनको पूछती हूँ हाउ आर यू गाइज एंड ऑल। उसके बाद उनको बोलती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया सुबह से। फिर जब तक उनका क्या होता है इंटरेक्टिव सेशन, जब तक हमारा स्टार्ट होता है,
जैसे ही इंटरेक्ट मुझे लगा कि इनकी ये जो है अटेंशन बढ़ गया, उसके बाद मैं उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। और आज तक मुझे एक भी कंप्लेन नहीं मिली। मुझे हो गए अप्रैल से अभी तक, इन 4 5 6 महीनों में अभी तक कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई कि हमें रूही मैम का समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें टीचर चेंज करना है। और इनफैक्ट स्टूडेंट्स आते हैं कि हमें मैम के पास और एक सब्जेक्ट रखो, और हमें मैम का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये मैंने फ्रेंडली माहौल डेवलप किया है, चाहे मुझे एमएड पढ़ाना पड़ता है, चाहे एमए या फिर बीएड, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट्स ये कोर्सेज पढ़ाती हूँ, बीएड एमए और एमएड। तो उनके साथ फ्रेंडली फ्रेंडशिप मैंने स्टार्ट की है, और फ्रीली वो कभी भी, मैं उनको बोली कि कभी भी आप मेरे कैबिन में आ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, चाहे वो आपकी स्टडीज के रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई भी कभी भी ऐसा कोई टाइम आए कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बोल सकते हो। और वो हमेशा ऐसे ही करते। मैंने उनके साथ टीचर वाला जो रिलेशन है वो नहीं रखा है, बट एज ए फ्रेंड वाला रखा है, तभी वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, और इसलिए मुझे टीचिंग में कोई ऐसा चैलेंज नजर नहीं आया अभी तक। बहुत बढ़िया मैम। मतलब हर जगह एक खुशी का माहौल, एनर्जेटिक माहौल कैसे निर्माण करे, इसके लिए आप काम करते हो। अ, हमारे साथ भावना ताई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना फीडबैक दे, फिर हम सभी के लिए ये मंच खुला कर। भावना ताई। हाँ, थैंक यू ईशा। रूही मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी मैम। हाँ, तो आपकी सब जीवनी मैंने सुनी, और वो सुनकर ऐसे लगा कि आप खुद को कभी डिसेबल समझी ही नहीं। ये असली वजह है कि आपने जेएनयू में एडमिशन भी आप कर पाए, और वहाँ की पढ़ाई भी आपने एकदम अच्छे से पूरी की, और अब एक सक्सेसफुल प्रोफेसर बनकर आप अपने बच्चों के सामने एक आदर्श रख रही हो, उनके लिए भी, और अब हम सब सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी, और पूरी कम्युनिटी के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी हो। तो ये सब, आपका सब जीवन चरित्र सुन के बहुत अच्छा लगा। और अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम कैसे करें, इसके लिए जो प्रेरणा चाहिए या जो माइंडसेट चाहिए, वो कोई सीखे तो आपसे सीखे। यस। थैंक और यू सो मच। मैं चाहती भी हूँ कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है ना, हम्म। मतलब मेरा हमेशा, मैंने जब से मैं यहाँ हुई हूँ, मेरा मुझे हो गए 7 मंथ्स यहाँ पे हम्म। अपॉइंट हुए। मैंने अभी तक इन्होंने बुलाया है 3 वर्कशॉप्स में, इसी पे बात करने के लिए कि हम मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे डेवलप करें अपने कैंपस में। अभी तक मैंने 3 वर्कशॉप्स में एज ए रिसोर्स पर्सन पार्टिसिपेट किया है। तो हम्म। मैं सबसे पहले यही बात बोलती हूँ, जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने चैलेंजेस को या फिर अपनी डिसेबिलिटीज को, तब तक हम सोसाइटी वालों को कैसे बताएं कि हम क्या फेस कर रहे हैं, या फिर आप लोग हमारे लिए कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। पहले हम्म। हमें खुद एक्सेप्टेंस करना है इस बात को रिलेटेड। हाँ, सही बात है, बहुत सही बात बोली आपने। थैंक यू सो मच रूही मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो जर्नी। मच, थैंक यू सो मच। विशा, ओवर टू विशा। थैंक यू भावना ताई। तारिक सर। तारिक सर प्लीज अनम्यूट। तारिक सर अनम्यूट हाँ, कीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ बोलिए। दीदी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो रूही मैम का मैंने सुना, रूही को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ। आई थिंक 2015-16, मुझे जहाँ तक 16 याद, या 16 उससे सर, पहले अस्सलाम से भी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम। रूही ठीक हो? सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं इनको पहले से 2016 से जानता हूँ। मैं इनके भाई को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इनका पूरा मैंने
आज का लेक्चर भी सुना और इससे पहले भी मुझे इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में काफी सारी नॉलेज है। तो चूंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं रूही को अक्सर मेरे जहन में तो इनके लिए जो नाम आता है, मैं इनको, जैसे हमारी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी योद्धा, एक बहुत बड़ी फाइटर गुजरी है, जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, रानी ऑफ झांसी। तो शी आई कॉल्ड हर द रानी ऑफ कश्मीर, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग सो मनी चैलेंजेस, एंड पर्टिकुलरली सर आवर सोसाइटीज है एक टाइप ऑफ ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर लड़कियों की डिसेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, और उनके लिए एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। और फिर घर के अंदर माहौल ऐसा है कि भाई भी 100% विजुअली इम्पेयर्ड है, बहन भी 100% विजुअली इम्पेयर्ड है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या हालत रही होगी, या पेरेंट्स को कितना सारा प्रेशर रहा होगा। और डिस्पाइट दोज डिफिकल्ट टाइम्स, दोज हार्डशिप्स, रूही प्रूव्ड हरसेल्फ दैट शी इज रियली द रानी ऑफ कश्मीर। तो जिन्होंने बहुत फाइट की, बहुत चैलेंजेस को है फेस किया, और इनका जो कहना है कि एट्थ में स्क्राइब का बहुत बड़ा इशू हमारा रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस हुई है। कुछ यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे जो सोशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इस एक्टिविस्ट। चीज को समझने में अब थोड़ी, हाँ, सोशल एक्टिविस्ट की वजह से तो अंडरस्टैंडिंग आ रही है। लेकिन जब हमने पढ़ा हुआ है, और रूही से काफी पहले मेरी एजुकेशन हुई है, तो हमें स्क्राइब के लिए जैसे हमें भीख मांगना पड़ती थी, एग्जैक्टली, ऐसा हमारा सिचुएशन एग्जैक्टली, हो जाती थी। एग्जैक्टली। तो इस सिचुएशन में एक लड़की के लिए बार बार ऑफिसर्स के पास जाना, फिर टीचर्स के पास जाना, उनको कन्विंस करना कि जो मैं कर रही हूँ इसके पीछे किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं है। अक्सर यहाँ पर ये ट्रीट किया जाता है कि दे परहैप्स दे आर चीटिंग अस, तो स्क्राइब लेके वो उनसे प्रिपेयर कराएंगे। तो बड़ा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ माहौल रहता है, था। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रहा है, और इसमें आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका रोल है। तो रूही ने इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद जेएनयू से पीएचडी किया, बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, और एपेक्स ऑफ द जो हमारा एजुकेशन का हब जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इतनी छोटी एज में, ऑलमोस्ट शी आई थिंक 25, इन बिटवीन 25 to 30, यही इनकी एज रही होगी। तो इस एज में इतनी बड़ी पोस्ट पे चले जाना, और जेएनयू से जेएनयू का आउट प्रोडक्ट होना, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कमाल है। तो आई सल्यूट रूही फॉर हिज डेडिकेशन, फॉर हिज हर पैशन, थैंक यू फॉर सो हर मच सर। utmost, you deserve that, you deserve that। तो इतना सारा डिफिकल्टी के बाद, और लड़की होना, एक लड़की होना कश्मीर की सोसाइटी के अंदर, एक लड़की का इतना उठना, तो ये तो कमाल की चीज है। मैं तो सल्यूट इनको करता हूँ, और साथ साथ इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी से सारा जो है आ, जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है, यूनिवर्सिटी इट्स ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस बॉडी होती है। और इस वक्त जो है हमारी पूरी जो भी स्पेशली एबल्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, या रूही ने जैसे बोला पर्सन विद सम लिमिटेशंस हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां पर रिसर्च का रिलेटेड जो है, यहाँ पर जहां पर हमारे बच्चे जो हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज के साथ जो हैं वो सफर कर रहे हैं, रिसर्च इस पे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो हमारे चैलेंज हैं उनको सोसाइटी के सामने लाया जाए, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, फिर हम में जो कैपेबिलिटीज हैं, सर डिजिट एबिलिटीज सर हैं, सर और इसके डिफरेंट इसके रिलेटेड, टेक्नोलॉजीज जो यूज इसके हम कर रहे रिलेटेड हैं। मैं आपको बता दूं, अभी सोशियोलॉजी में एक रिसर्च चल रही है, एक लड़की कर रही है, वो वुमन एम्प्लॉयमेंट पे कर रही है, मतलब डिसेबिलिटी वुमन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा हमारा चल रहा है सोशल वर्क में, उधर हम्म। चल रही है हमारी 2-3 रिसर्चेज अभी करंटली। और हमारे अपने डिपार्टमेंट में एक डेजिटेशन चल रही है, और इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि एक डिसेबिलिटी स्टडी भी हम लेके आए,
जिसमें हम बीए इन स्पेशलाइजेशन देंगे। वही एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये वही है कि जैसे जैसे होता है, यानी विमेन रिसर्च सेंटर होता है, या इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, शेखुल आलम चेयर है जहाँ पर हमारा खाली शेखुल डिसेबिलिटी आलम के। स्टडीज का ही एक डिसेबिलिटी स्टडीज से हाँ। रिलेटेड ही हम बीए स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तो हम्म। अभी आई हूँ सिस्टम में, तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हो हाँ जाएगा हाँ, जो वो भी आपके मन। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका वहाँ पर ज्यादा रोल बनता है, और जहाँ हमारी सपोर्ट की जरूरत है वी आर एट योर डिस्पोजल, एट योर बैक। तो जैसे आसाम की थैंक यू मैं सो मच। बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट इनको पता होगा कि आसाम में एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरा डिसेबिलिटी रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये चीजें जो जिससे डिसेबिलिटी को एक स्पेशल जो है स्टेटस मिलेगा, या डिसेबिलिटी पे फोकस रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है बात होगी, और ज्यादा से ज्यादा जो है पॉलिसी फ्रेम होगा, ताकि इनका जो इंशाल्लाह। है, क्योंकि फ्यू पीपल आर देयर हु आर डिस्पाइट डिसेबिलिटी आर वर्किंग इन द डिफरेंट कैपेसिटीज। लेकिन मैं अब भी बोलता हूँ कि 95% से 98% जो हमारे डिसेबल्स हैं कश्मीर के अंदर, स्पेशली एबल्ड है, either they are very low qualified, or they are mostly illiterate, and are forced to be on the streets for their day-to-day needs. So thank एग्जैक्टली। you, Ruhi. Thank you for this थैंक यू beautiful सो मच सर, presentation. थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू। थैंक यू तारिक सर। तारिका मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात कर। थैंक यू सर। नमस्ते मैडम, हेलो। रूही मैडम। हेलो। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। थैंक यू आपसे सो मच। ज्यादा सर ने भी आपके बारे में और बहुत कुछ बताया। हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। बस आपके लिए एक दो लाइनें हैं। प्लीज। फलक को चाहा, हाँ, फलक को चाहा है जहाँ बिजली गिराने की, हमें भी वाह जिंदगी में ही आशियां बनाने की। वाह ये वाह, आप पे थैंक यू सो बिल्कुल मच। करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपको, सो मच। आपके आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। वेल, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सारिका मैम। रोही मैम, बहुत अच्छा आपका अनुभव जो आपने शेयर किया, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। और आपने जो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि एज अ स्टूडेंट जो भी आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडशिप करना। दूसरा आपने यस, कहा कि चैलेंजेस के साथ फ्रेंडशिप करना है। और एग्जैक्टली। आपने कहा कि फ्रेंडशिप विद द जो भी हमें हमने कमियां हैं उससे फ्रेंडशिप करना है, ताकि बिल्कुल। जो नहीं, मतलब जो भी करना है उसको ही दोस्त बना लेना। और यस, ये दोस्ती की मिसाल से ही ये सारा तो, आगे मतलब इजीली हो सकता है। और इस मिसाल से ही जो भी प्रॉब्लम है, और आपने वो भी कहा कि प्रॉब्लम को ही दोस्त बना लेना ताकि सॉल्यूशन मिल जाए। तो यस। ये सारे एक 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 अपने स्टेजेस, स्टेप्स आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे। मैं जब गूगल पे सर्च कर रहा था कि रोल का मतलब क्या होता है, तो इट्स अ वेरी बिग होली नेम इन होली बाइबल। और उसमें तीन चीजें बताई गई है जो मैंने पढ़ी। अ, एक तो इसका सबसे नजदीक मतलब है शेपर्ड। शेपर्ड एज अ गाइड, शेपर्ड एज अ प्रोटेक्टर, एंड द शेपर्ड एज अ प्रोवाइडर। जो आपका सुन के मुझे लगा कि ये तीनों चीजें आप में तो बहुत सारी भरी हुई है। थैंक जो यू। नाम है आपका वो साझा है। और इतना अच्छा कि इतने होली बाइबल में भी जिसका जिक्र किया है, ऐसे नाम से आप हो, तो बहुत ही इंस्पायरिंग आपका पर्सनालिटी है। और सभी थैंक यू को सो मच। एक गाइड मिलेगा आपसे जाते इंशाल्लाह। जाते।
आपसे एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, और हो सके तो प्रेयर से समापन करेंगे, नहीं तो मैं भावना ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेयर ले। जाते जाते छोटा सा मैसेज, और हमारे पूरे संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि थैंक यू सो आपने। मच। मैं भी आप लोगों को हमारे शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना इस चीज के लिए, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आपने बहुत सारे कॉल्स किए, मुझे रिमाइंडर दिलाया, मेरे लिए व्हाट्सएप पे आपने मैसेजेस भेजे। तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी, और जो जिन्होंने भी मेरा ये लेक्चर सुना उन सबको थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूंगी ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। और कभी भी मेरी जरूरत कहीं पे भी पड़े तो प्लीज, आपके पास मेरा कांटेक्ट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू रोही मैम। मैं भावना ताई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रार्थना से इस सत्संग के समापन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोही मैम। प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया भावना ताई और रोही मैम, और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे, तब तक हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।